नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को अपने परिश्रम से साकार कर रहे समस्त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को और टेक्नीशियनों का अभिनंदन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को अपने परिश्रम से साकार कर रहे समस्त वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अभिनंदन करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है, जहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी है और आत्मनिर्भर की संकल्पना को अपने परिश्रम से साकार कर रहे वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का अभिनंदन उन्होंने किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। पीयूष मोडिया ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश अनुसार लाउडस्पीकर की व्यवस्था लागू है और साथ ही विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन पर रोक भी लगा दी गई है। बड़े मंगल, अन्य पर्व, परीक्षाओं को देखते आदेश जारी किया गया है। साथ ही कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन हो, जिसके चलते राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन पर भी अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि कई मामलों को हम लेकर देखें तो विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन जारी रहता था। साथ ही पीयूष मोडिया ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश अनुसार लाउडस्पीकर की व्यवस्था जो है वो लागू हो गई है। बड़े मंगल, अन्य पर्व और परीक्षाओं को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसको लेकर के भी धारा 144 जो है वो लागू की गई है। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू हो गई है, क्या कारण बताए जा रहे हैं फिलहाल? कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि धारा 144 जो है 10 मई तक पहले भी लागू थी, क्योंकि अम्बेडकर जयंती थी। उसके बाद फिर कल फिर उन्होंने लगातार इसको जारी रखने की बात कही गई, क्योंकि लखनऊ में धरना प्रदर्शन इन दिनों ज्यादा किया जा रहा है। विधानसभा लोक भवन के बाहर लोग आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से कई पुलिस सुरक्षा बल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को समस्याएं आ रही थी। इनको देखते हुए धरना प्रदर्शन पर लगाई गई है रोक और लखनऊ में विधानसभा के सामने किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अब नहीं कर पाएंगे। और धार्मिक स्थलों पर कोर्ट के आदेशानुसार लाउड स्पीकर की व्यवस्था जो रहेगी लागू। बड़े मंगल व अन्य पर्व को देखते हुए, परीक्षाओं को देखते हुए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया ने जारी किया है आदेश। उन्होंने कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आदेश जारी किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोक भवन की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे किसी तरह की कोई हानि हो सकती थी, इसको देखते हुए ये सख्ती से आदेश लागू कराने की बात कही गई है। और धारा 144 या अब रहेगी और जब ये इसलिए लगा दी गई। लखनऊ में 144 इससे पहले भी थी, मैंने इसे बताया, और अब जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि लगातार विपक्षी दल के अलावा जितने भी लोग आते थे वो सीधे रुख पर विधानसभा या लोक भवन के सामने आत्मदाह या प्रदर्शन करने लगते थे, जिससे कहीं ना कहीं वहां पर आने जाने वाले लोग जो सुरक्षा, वो उनको कहीं ना कहीं किस तरह की कोई दिक्कत की प्रॉब्लम ना हो पाए, इसको देखते हुए या धारा 144 लगाई गई है। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अंदर जितने भी मंत्री आते थे, क्योंकि लोक भवन नजदीक में है विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेते हुए, क्योंकि लगातार विपक्षी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी झड़प होती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोग लगातार पुलिस से झड़प होती हुई नजर आई। इस दौरान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सुरक्षा का अभाव ना होने पाए, इसलिए धारा 144 पहले से लागू कर दी गई, जिससे सभी के संज्ञान में रहेगा। जितने भी विपक्षी हैं और जितने भी आम लोग हैं जो आत्मदाह करने पहुंच जाते, तो उनको कहीं ना कहीं ये संज्ञान रहेगा। इस बीच अगर कोई इस तरह का कोई कदम
उठाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करी जाएगी। और साफ तौर पर डीके ठाकुर कमिश्नर ने ये कहा है, आदेश जारी किया हुआ है कि अगर विधान भवन के बाहर या लोक भवन के बाहर यानी प्रदर्शन करता हुआ कोई मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए धारा 144 नितिन, वहीं ये भी बात बताई जा रही है कि कोर्ट के आदेश अनुसार लाउडस्पीकर की व्यवस्था लागू है। इसको लेकर के क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े मंगल व अन्य पर्व पर व परीक्षा को देखते हुए जेसीबी एंड लॉ ऑर्डर पीयूष मौर्य ने जारी किया है आदेश। यह लाउड स्पीकर जो आदेशों में लाउड स्पीकर की व्यवस्था रहेगी लागू, तो वो इसलिए लागू रहेगी क्योंकि जिस तरह से लोगों को अब पर्व का अंदाजा नहीं रहता है और इस समय छुट्टी का माहौल चल रहा है, तो इसलिए उसकी ध्वनि के अनुसार, क्योंकि ध्वनि जितनी भी मानक रूप में तय करी गई है उस अनुसार वह लाउड स्पीकर लगे रहेंगे। लेकिन जो अवैध लाउड स्पीकर है कहीं ना कहीं उनको भी अभी भी उतरवाने का काम किया जा रहा लगातार, और जो मानक के तय पर लाउड स्पीकर लगे गए उनकी ध्वनि में कमी दिखती हुई नजर आएगी और उसके अनुसार वह लाउड स्पीकर चलेंगे। नितिन, एक सवाल और, फिलहाल जिस भी मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर जो हटाए गए हैं, क्या वहां पर अब फिर से लगाने की अनुमति दे दी गई है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अगर उनके मानक तय अनुरूप होंगे तो उन लाउड स्पीकरों को लगाया जा सकता है, लेकिन ध्वनि कम करके लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक उनके कागजात जितने भी उत्तर प्रदेश के लाउड स्पीकर थे उनके अभी तक दाखिल नहीं हुए। जहां जहां पर जो कागजात पहुंच गए हैं वहां पर उनको लगाने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उनके मानक जो तय है, निर्धारित किए गए, उनके अनुसार वह काम करेंगे, तब वह लाउड स्पीकर लग पाएंगे, अन्यथा फिर उसके बाद वो उतरवा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिजनौर दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि वह कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाली हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी, जिला कारागार का निरीक्षण भी करेंगे, साथ ही विकास भवन का भी आज आनंदीबेन पटेल निरीक्षण करने वाली हैं। तो बिजनौर दौरे पर हैं आनंदीबेन पटेल, अलग अलग कार्यक्रमों में वो आज शिरकत करेंगी, साथ ही कई जगह का बताया जा रहा है कि निरीक्षण भी करने वाली हैं। विकास भवन का निरीक्षण करेंगी आनंदीबेन पटेल, साथ ही जिला कारागार का भी आज आनंदीबेन पटेल निरीक्षण करेंगी। तो कई तरीके के उनके कार्यक्रम हैं जो आज होने हैं। फिलहाल बिजनौर दौरे पर हैं वो, जिसमें वह कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाली हैं। पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। नीरज, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बिजनौर दौरे पर रहेंगी, उनके क्या कुछ कार्यक्रम हैं आज? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का भी लगातार दौरों पर निकल रही हैं। उसी क्रम में आज उनका दौरा है। 11 मई और 12 मई को उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं, वो लखनऊ से बाहर रहेंगी। उनका मुजफ्फरनगर दौरा शुरू हो रहा है। आज सुबह 9:30 बजे कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ पहुंचेंगी। उसके बाद वो 2:40 पर जिला कारागार का निरीक्षण करेंगी। तो उनका कहीं न कहीं ये 2 दिवसीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। आज का कार्यक्रम जो है उनका जो कृषि विज्ञान केंद्र का है वो बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कहीं न कहीं। उसके बाद कारागार का उनकी एक हॉबी है कि वो जहाँ भी जाती हैं वो जिला कारागार का निरीक्षण जरूर करती हैं, वहाँ पर निर्देश देती हैं, साफ सफाई की बात करती हैं, कुटीर उद्योग की बात करती हैं। उनके कार्यक्रम में जिला कारागार का दौरा अवश्य जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल नीरज, वही जानना चाहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ कई दिग्गज नेता जो है वो भी शिरकत करेंगे, साथ ही क्या जानकारी मिल पा रही है उनके साथ कार्यक्रम में कौन कौन शामिल रहेगा?
जी उनके साथ जो पहला कार्यक्रम है कृषि विज्ञान केंद्र का, वहाँ पे कृषि से संबंधित वैज्ञानिक उनके साथ बैठ के मंथन करेंगे किस तरह से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, क्या आधुनिकीकरण लिए जाए। इस दौरे के बाद वो मुख्यमंत्री को निर्देश करेंगी, जहां से जो सुझाव देंगी उस पर पालन किया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते अगली खबर आपको बता दें, आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। आजम खां के वकील अपना पक्ष रखेंगे। पिछले लंबे समय से आपको बता दें कि आजम खान जेल में सजा काट रहे हैं और उनकी जमानत जो है वो कई बार रद्द की जा चुकी है और साथ ही कभी कभी सुनवाई जो है वो भी आगे बढ़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर आजम खां मामले पर सुनवाई होनी है। लगातार उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और देखना होगा आज भी क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है। आजम खां के वकील अपना आज पक्ष रखेंगे और आज आजम खां के मामले पर सुनवाई होनी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद आजम खां जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। 3 दिन पहले का एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खां के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस भी दर्ज हुआ था, जिसको लेकर आजम खां के वकील का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात रखी जाएगी कि सियासी साजिश के तहत जेल में ही रखने के लिए इस मुकदमे में 2 साल बाद उनका नाम शामिल किया गया। पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जो हैं वो जुड़ गए हैं। नितिन, आजम खां की सुनवाई होने वाली आजम खां मामले पर आज, और इस पर सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उनके मामले पर सुनवाई जो है वो टाल दी जाती है या तारीख आगे बढ़ाती जाती है। बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि आजम खां की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी है। सत्तू संपत्ति का जो मामला था, हाई कोर्ट ने कल मामले में आजम खां को जमानत दे दी है। जमानत पर फैसला न आने पर पिछली सुनवाई में SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। आपको ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आजम खां की मुश्किलें और ज्यादा अब बढ़ सकती है क्योंकि ईडी ने बढ़ाई है सख्ती, रिपोर्ट मांगी थी जो कि आज इसकी जांच करने के लिए एक इन्होंने टीम तैयार करी है। आजम खां की जितनी भी जमीन है जहां पर राजस्व टीम वहां पर मौके मुआयना करेगी, रिपोर्ट वहां से कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार करेगी। वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं भेजी जाएगी। कानूनी पक्षों में जो जिस तरह से आजम खां फंस रहे हैं उसके खिलाफ जांच करने की प्रवर्तन निदेशन ईडी ने बड़ी सख्ती बढ़ाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खां को एवं अन्य विरुद्ध जमीन संबंधी प्रकृतों की रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए तहसीलदार सदर ने 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी जो है वह टीम यानी आज बुधवार को 11 बजे मुआयना करने जाएगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। सपा नेता आजम खां के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। वह बीते करीब 26 माह से सीतापुर जेल में बंद है। उनके खिलाफ लगातार जो मुकदमे दर्ज हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने जिला अधिकारी को पत्र भेजकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खां एवं अन्य खिलाफ जमीन संबंधी प्रकरणों की रिपोर्ट तलब की है। आपको बताना चाहूंगा कि डीएम ने इस संबंध में तहसीलदार सदर को आदेश दिए हैं कि तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार ने 9 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए जमीन संबंधित प्रकरणों में की जांच एवं सत्यापन के लिए 11 मई को यानी आज 11 बजे तक समय निर्धारित किया गया है ताकि तत्काल में जांच कर रिपोर्ट डीएम के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय को भेजी जा सके। आपको जो राजस्व टीम है उसका
मैं नाम बताना चाहूंगा, क्योंकि 9 सदस्यीय टीम ने नायब तहसीलदार सदस्य शिव प्रकाश सरोज, प्रभारी राजस्व निरीक्षक दरबारी लाल शर्मा, प्रभारी राजस्व निरीक्षक संजय गंगवार, क्षेत्रीय लेखपाल प्रेम पाल, लेखपाल फतेहपाल, मुकेश नरेश पाल सिंह, रवि कुमार और सत्येंद्र प्रकाश शर्मा को शामिल किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर अभी इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज सुनवाई हो रही, उसके बाद जो ईडी ने आज जो जांच करने का आदेश दी गई, अगर इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती, कुछ मामले जो सामने देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। तो हो सकता है कि जिस तरह सत्तू संपत्ति के मामले में इनको जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद तुरंत ही रामपुर में 420 का मुकदमा धोखाधड़ी का जो लगा था, उस पे कहीं ना कहीं उस पे अभी इनको जमानत नहीं मिली। उसके बाद जो आज जो रिपोर्ट तलब करी जाएगी, उसमें अगर कई खामियां निकल के सामने आएंगी, तो उनको भी कहीं ना कहीं कोर्ट में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, और हो सकता है कि वह एक बार फिर फंस जाएं और वह निकल ना पाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिशें उनके वकील ने कर रखी, कागज सारे सबमिट कर रखे, लेकिन जो उनकी चीजें निकल के आ रही फ्रॉड वाली, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से देखा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल नितिन, देखना होगा आज क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आ सकता है, या आज एक बार फिर से सुनवाई टाल दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा ज्ञानव्यापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, एक तरफ जहां अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा पर पक्षपात करने के आरोप लगते हुए उन्हें हटाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष मस्जिद परिसर के भीतर तहखाने में वीडियोग्राफी कराने की अपनी मांग पर भी अड़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट कमिश्नर मामले पर आज फैसला आता है या नहीं। वहीं ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर भी सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उनको ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा साजिश भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लग गई है। वह राघवेंद्र सिंह की जगह लेंगे। साथ ही कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। ऊर्जा नियुक्ति, खेल, लोक निर्माण, परिवहन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, औद्योगिक विकास, संस्कृत, राज्यकर, नागरिक उड्डयन और साथ ही आबकारी विभाग की ये बैठक हुई है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव खिलाड़ियों से संबंधित लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे गजटेड पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का भी फैसला लिया है। जानिए इसके साथ ही अन्य किन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि योगी कैबिनेट में क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं। 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का MOU साइन किया गया है। 7 करोड़ रुपया सालाना मेंटेनेंस खर्च को लेकर के भी इसमें फैसला लिया गया है। भातरखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदला जाएगा। नया नाम भातरखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय रखा जाएगा। साथ ही सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा प्रदेश महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में ई स्टाम्पिंग नियमावली में भी संशोधन हो, इसको लेकर के भी फैसला लिया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज GIS में 400 kV उपकेंद्र पर सहमति बनी है। योगी कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की लॉटरी लग गई है। इनको लेकर के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 24 राजपत्रित पदों पर अब हो सकेगी खिलाड़ियों की नियुक्ति।
इसके साथ ही खिलाड़ियों की बीडीओ, बीएसओ, डीपीआरओ पदों पर उनको नियुक्ति मिलेगी। सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार बन सकेंगे अब खिलाड़ी। तो खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा तोहफा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। सितंबर 2020 के बाद पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब मैदान में भी उतारेंगे। साथ ही 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू भी साइन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 09 की एक बैठक ली, जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री का आकलन भी किया जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पर काफी ज्यादा सख्ती बरती जाए। तो फेस मास्क को लेकर के बात करें तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की भी बात करें तो लखनऊ में भी रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री भी लोगों की निकाली जाए, जिससे आकलन किया जा सकेगा कि मामले भी कैसे बढ़ रहे हैं और कितने लोग शहर के बाहर जा रहे हैं। इसको लेकर के पूरा डेटा निकालने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस इलाके में काफी ज्यादा अगर कोरोना के मामले सामने आते हैं तो वहां पर मास्क बेहद अनिवार्य होना चाहिए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब वे अपने क्षेत्र में विभिन्न गांव में भ्रमण कर रहे थे और पधरिया गांव में पहुंचे तो कुछ लड़कों ने लाठी डंडे के साथ आए और उनको घेर लिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। करीब 20 लोग थे जो लाठी डंडे लेकर के वहां पहुंचे और उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। इस दौरान वहां पर उन्होंने बताया कि मेरे साथ करीब 50 लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने उनको बाहर निकाला। अभी भी वह मारपीट करने के लिए बताया जा रहा है कि तलाश भी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी जारी है। गाली गलौज भी उनके साथ की गई है और साथ ही मारपीट करने की कोशिश की गई थी। तो ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। करीब 20 लोग थे जो लाठी डंडे लेकर के पहुंचे थे। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पधरिया में एक दरवाज़ा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन ऑर्डर को, कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन ऑर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव पहदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफ़ी बढ़ जाता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।